गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आज हम हमारे इस चैप्टर से इसका अगला पार्ट करेंगे। कल हमने किया था कि श्रीलंका के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। ठीक है, राजतंत्रीय है या लोकतंत्रीय व्यवस्था है। आज हम करेंगे श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। हम देख चुके हैं कि आज़ादी 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती न तो सेना की थी न ही राजतंत्र की। श्रीलंका को जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा, जिसकी मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। श्रीलंका को उन दिनों सिलोन भी कहा जाता था। श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय हितों की नुमाइंदगी करने वालों का दबदबा रहा है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर दो भाषा या दो जातियों के जो लोग हैं वो रहते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। जो सिंहली समुदाय वो बहुसंख्यक है, इनकी संख्या ज़्यादा है, इनके लोगों की संख्या ज़्यादा है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय वो तमिल समुदाय है। तो ये लोग भारत छोड़कर तमिल समुदाय में वो लोग शामिल हैं, एक जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं और दूसरे वो जो भारत को छोड़कर औपनिवेशिक शासनकाल में मजदूरी करने के लिए श्रीलंका ले जाए गए थे। तो एक वो तमिल भाषी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है जातीय संघर्ष होना शुरू हो गया। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण उग्र आंदोलन की शुरुआत हुई। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। इसे तमिल इलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की है। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी है। भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत की कोशिश की है। 1987 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंकाई जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना वापस बुला ली। ठीक है, इस तरह से विभिन्न प्रकार की वार्ताएं भी वहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं जमा पाई। संघर्षों की चपेट में होने के बाद भी श्रीलंका ने अच्छी आर्थिक वृद्धि और विकास के स्तर को हासिल किया है। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने और विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। भारत पाकिस्तान संघर्ष। आइए अब हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष है वो क्यों चल रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नज़र डालें जहां संघर्ष हुए। शीत युद्ध की समाप्ति 1990 में शीत युद्ध समाप्त हुआ, तो शीत युद्ध की समाप्ति का अर्थ यह नहीं कि उस इलाके में संघर्ष भी समाप्त हो गए। आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकराव को देख चुके हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। भारत की एशिया में स्थिति जो है वो केंद्रीय है और इस वजह से इन अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। पाकिस्तान की सरकार 14 अगस्त 1947 में जो है पाकिस्तान का गठन हुआ, तो तभी से जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को पाकिस्तान का अंग मानता रहा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इसको लेकर 1947 to 48 और 1965 के युद्ध से इसका समाधान नहीं निकला। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना।
दोनों के बीच नियंत्रण सीमा रेखा है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। सामरिक मसलों जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, हथियारों की होड़ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रही है। अभी भी आप देख रहे हैं कि आज हमने जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है अलग केंद्रीय प्रांत बना दिया है। उसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत की नियंत्रण रेखा पर जो है घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत के अंदर उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। और अभी आप देखते हैं कि भारत और उसके अन्य पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ भी जो भारत का किसी न किसी बात को लेकर जो है संघर्ष चलता रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश भूटान के अंदर जो डोकलाम विवाद है वो हुआ था, जिसमें चीन जो है सड़क मार्ग बनाने की कोशिश कर रहा था। भारत के हस्तक्षेप के बाद जो है चीन को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि भारत का भूटान के साथ सैनिक समझौता है। उसके बाद अभी रिसेंटली में आप देख पा रहे हैं कि चीन के साथ भी भारत का जो संघर्ष है वो चल रहा है, क्योंकि जो चीन है वो अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश करता रहता है। और अभी उसने भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार विवाद संघर्ष जो है वो उत्पन्न है। आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को जो है भारत के 20 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं संघर्ष के अंतर्गत, और जो 20 सैनिक की शहादत हुई है वो भी चीन के कम से कम 30 या 40 सैनिकों को मारकर मरे हैं। तो उन्होंने अपनी 1 इंच भी भूमि नहीं जाने दी है। तो इस तरह से जो सीमाओं के ऊपर विवाद है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है। दूसरा, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी है, सामरिक संबंध भी स्थापित करने की कोशिश की गई है। जैसे और व्यापारिक संबंध भी स्थापित करने की कोशिश की गई है। जैसे बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। जैसे चीन, पाकिस्तान और भारत के अंदर जो सतलुज जो नहर है उसके पानी को लेकर जो भी विवाद होता रहता है। उसी तरह से इनके जो संबंध हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से चलते रहते हैं। भारत और भूटान के साथ भी इस तरह से जो रिश्ते हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने की भारत से मदद मांगी तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने तुरंत कार्रवाई की। मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी मदद की। इस तरह से दक्षिण एशिया के छोटे छोटे पड़ोसियों के साथ भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत का आकार बड़ा और वह शक्तिशाली, इस वजह से अपेक्षाकृत छोटे देशों का भारत के इरादों को लेकर शक करना लाजमी है। दूसरी तरफ भारत सरकार को अक्सर महसूस होता है कि उसके पड़ोसी देश उसका बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे अभी आप जानते हैं रिसेंटली में नेपाल ने अपने जो नया मैप रिलीज़ किया है उसमें भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया है, और ज़बरदस्ती भारत का उन पर अधिकार किया जाने की जो प्रेस में जो है उन्होंने बयान दिए हैं। इस तरह से कि कुछ जो कार्यवाहियाँ हैं वो पड़ोसी देशों के साथ, छोटे पड़ोसी देशों के साथ लगातार भारत के अगेंस्ट किया जाता है। ठीक है। शांति और सहयोग। क्या दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं? अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। इसलिए दक्षेश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। यहाँ आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनाया कि दक्षेश यानी कि सार्क जो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की फुल फॉर्म बताएं, और इसका गठन कब किया गया? 1985 में किया गया। ठीक है। इस तरह से 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते सेफ्टा सेफ्टा पर दस्तखत किए। इससे पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया।
ठीक है। 2004 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गए। समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% कम कर दिया जाए। कुछ छोटे देश मानते हैं कि साफ्टा की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। व्यावसायिक उद्यमों और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। भारत सोचता है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को फ़ायदा होगा और इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि अभी आप देखते हैं कि चीन के साथ संघर्ष के बावजूद भारत ने अपना कम से कम 57 जो नेटवर्किंग जो सिस्टम है उनके ऊपर जो है रोक लगा दी है, जिससे कि चीन को भारी हानि उठानी पड़ रही है, भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी तरह से चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अब एक इलाकाई ताकतों से अलग रखने की जितनी भी कोशिश करें उस पर बाहरी ताकतों और घटनाओं का असर पड़ता ही है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका निभाते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने संबंध बेहतर किए हैं। भारत पाक के बीच लगातार मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। दोनों देशों में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार नीति अपनाई गई है। इस तरह से आप जानते हैं कि अभी 2014 के बाद आपके जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लगातार अपने विश्व पटल पर भारत की छवि को सुधारने की कोशिश की गई है और लगातार वो इसमें कार्य कर रहे हैं और इसमें कामयाब भी हुए हैं। और आने वाले समय में आप देख सकेंगे कि भारत जो है निश्चित रूप से एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।